हेलो विद्यार्थियों, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल माय सक्सेस गुरु में पुनः हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूं। मैं लोकेश चौहान, हिस्ट्री लेक्चरर, माध्यमिक शिक्षा विभाग, राजस्थान। आज आपको कक्षा 12वीं की एनसीईआरटी की इतिहास की पुस्तक भारतीय इतिहास के कुछ विषय के पहले अध्याय ईंट, मनके तथा अस्थियां के दूसरे पार्ट के विषय में विस्तृत जानकारी देने जा रहा हूं। इस वीडियो को देखने से पूर्व पहले पार्ट को देखना न भूलें। यह अध्याय 12वीं कक्षा के साथ ही अन्य सभी कंपटीशन एग्जाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। पहले पार्ट में हमने हड़प्पा सभ्यता का परिचय, पारिभाषिक शब्द, स्थान तथा काल, उसके आरंभ, निर्वाह के तरीके, कृषि प्रौद्योगिकी, पुरावस्तु का अध्ययन इत्यादि के बारे में जानकारी प्राप्त की थी। अब हम आगे बढ़ते हैं। मोहनजोदड़ो। हड़प्पा सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी। हड़प्पा सभ्यता का सबसे पहले खोजा गया स्थल हड़प्पा था। मोहनजोदड़ो हड़प्पा सभ्यता का एक सुनियोजित शहरी केंद्र था। मोहनजोदड़ो हड़प्पा सभ्यता का सबसे प्रसिद्ध पुरा स्थल है। हड़प्पा सभ्यता के दो महत्वपूर्ण केंद्र हड़प्पा और मोहनजोदड़ो हैं। यहाँ भवनों के निर्माण से पहले इसका पूरा नियोजन किया जाता था। हड़प्पा की बस्ती दो भागों में विभाजित है। हड़प्पा की बस्ती में एक भाग छोटा लेकिन ऊंचाई पर बनाया गया है, जिसे दुर्ग कहा जाता है, और दूसरा कहीं अधिक बड़ा लेकिन नीचे बनाया गया है, जिसे पुरातत्वविद ने निचला शहर नाम दिया है। दुर्ग की ऊंचाई का कारण यह था कि यहाँ की संरचनाएं कच्चे ईंटों के चबूतरे पर बनी थी। दुर्ग को दीवार से घेरा गया था, जिसका अर्थ है कि इसे निचले शहर से अलग किया गया था। निचला शहर भी दीवार से घेरा गया था। इसके अतिरिक्त कई भवनों को ऊंचे चबूतरों पर बनाया गया था, जो नींव का कार्य करते थे। अनुमान लगाया गया है कि यदि एक श्रमिक प्रतिदिन 1 घन मीटर मिट्टी ढोता होगा, तो मात्र भवन के आधारों को बनाने के लिए 40 लाख श्रम दिवसों अर्थात बहुत बड़े पैमाने पर श्रम की आवश्यकता पड़ी होगी। एक बार चबूतरे के यथास्थान बनने के बाद शहर का सारा भवन निर्माण कार्य चबूतरों पर एक निश्चित क्षेत्र तक सीमित था। इसीलिए ऐसा प्रतीत होता है कि पहले बस्ती का नियोजन किया गया था और फिर इसके अनुसार उसका क्रियान्वयन किया गया था। नियोजन के अन्य लक्षणों में ईंटें शामिल हैं। ईंटें धूप में सुखाकर अथवा भट्टी में पकाकर बनाई गई थी। ईंटें एक निश्चित अनुपात की होती थी। ईंटों की लंबाई ऊंचाई की 4 गुनी और चौड़ाई ऊंचाई की 2 गुनी होती थी। इसी प्रकार की ईंटें सभी हड़प्पा बस्तियों में प्रयोग में लाई गई थी। नालों का निर्माण हड़प्पा शहरों की सबसे अनूठी विशेषताओं में से एक सुनियोजित जल निकासी प्रणाली थी। सड़कों तथा गलियों को एक ग्रिड पद्धति में बनाया गया था और ये एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। ऐसा प्रतीत होता है कि आवासों के निर्माण से पहले नालियों व गलियों को बनाया गया था। घरों के गंदे पानी को गलियों की नालियों से निकाला जाता था। इसीलिए प्रत्येक घर की कम से कम एक दीवार का गली से सटा होना आवश्यक था। नालियों के विषय में मैके लिखते हैं कि निश्चित रूप से यह अब तक खोजी गई सर्वथा संपूर्ण प्राचीन प्रणाली है। हर मकान गली की नालियों से जोड़ा गया था। मुख्य नाले गारे में जमाई गई ईंटों से बने थे और उन्हें ऐसी ईंटों से ढका गया था जिन्हें सफाई के लिए हटाया जा सके। कुछ स्थानों को ढकने के लिए चूना पत्थर की पट्टिका का प्रयोग किया गया था। घरों की नालियां पहले एक होदी या मल कुंड में खाली होती थी। जल निकासी प्रणालियां केवल बड़े शहरों तक सीमित नहीं थी, बल्कि ये कई छोटी छोटी बस्तियों में भी मिली थी। उदाहरण के लिए लोथल में आवासों के निर्माण के लिए जहां कच्ची ईंटों का प्रयोग हुआ था, वहीं नालियां पक्की ईंटों से बनाई गई थी। हड़प्पा सभ्यता का गृह स्थापत्य मोहनजोदड़ो का निचला शहर आवासीय भवनों के उदाहरण प्रस्तुत करता है। यहाँ आंगन के चारों ओर कमरे बने थे।
आंगन गर्म और शुष्क मौसम में खाना पकाने और कटाई करने जैसी गतिविधियों का केंद्र था। यहाँ एकांतता, प्राइवेसी का विशेष ध्यान रखा जाता था। यहाँ भूमितल ग्राउंड लेवल पर बनी दीवारों में खिड़कियां नहीं हैं। इसके अतिरिक्त मुख्य द्वार से आंतरिक भाग अथवा आंगन का सीधा अवलोकन नहीं होता है। हर घर का ईंटों के फर्श से बना अपना एक स्नान घर होता था, जिसकी नालियां दीवार के माध्यम से सड़क की नालियों से जुड़ी हुई थी। यहाँ कुछ घरों में दूसरे तल या छत पर जाने हेतु बनाई गई सीढ़ियों के अवशेष मिले हैं। कई आवासों में कुएं अधिकांशतः ऐसे कक्ष में बनाए गए थे जिसमें बाहर से आया जा सकता था और जिसका प्रयोग संभवतः राहगीरों द्वारा किया जाता था। विद्वानों ने यह अनुमान लगाया है कि मोहनजोदड़ो में कुओं की कुल संख्या लगभग 700 थी। दुर्ग हड़प्पा की बस्ती में एक भाग छोटा लेकिन ऊंचाई पर बनाया गया है जिसे दुर्ग कहा जाता है। धोलावीरा तथा लोथल, गुजरात जैसे स्थलों पर पूरी बस्ती किलेबंद थी तथा शहर के कई हिस्से भी दीवारों से घेर कर अलग किए गए थे। लोथल में दुर्ग दीवार से घिरा तो नहीं था, लेकिन कुछ ऊंचाई पर बनाया गया था। दुर्ग पर हमें ऐसी संरचनाओं के साक्ष्य मिलते हैं जिनका प्रयोग संभवतः विशिष्ट सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए किया जाता था। इनमें एक माल गोदाम और विशाल स्नानागार सम्मिलित है। माल गोदाम यह एक विशाल संरचना है जिसके ईंटों से बने केवल निचले हिस्से शेष हैं, जबकि ऊपरी हिस्से जो संभवतः लकड़ी से बने हुए थे पहले ही नष्ट हो गए हैं। स्नानागार आंगन में बना एक आयताकार जलाशय है जो चारों ओर एक गलियारे से घिरा हुआ है। जलाशय के तल तक जाने के लिए इसके उत्तरी और दक्षिणी भाग में 2 सीढ़ियां बनी थी। जलाशय के किनारों पर ईंटों को जमा कर तथा जिप्सम के गारे के प्रयोग से इसे जलबद्ध किया गया था। इसके तीनों ओर कक्ष बने हुए थे जिनमें एक बड़ा कुआं था। जलाशय से पानी एक बड़े नाले में बह जाता था। इसके उत्तर में एक गली के दूसरी ओर एक अपेक्षाकृत छोटी संरचना थी जिसमें 8 स्नान घर बनाए गए थे। एक गलियारे के दोनों ओर 4-4 स्नान घर बने थे। प्रत्येक स्नान घर से नालियां गलियारों के साथ बने हुए एक नाले में मिलती थी। इससे यह स्पष्ट संकेत मिलता है कि इसका प्रयोग किसी विशेष प्रकार के अनुष्ठानिक स्नान के लिए किया जाता था। हड़प्पा की दुर्दशा। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पहले खोजा गया स्थल हड़प्पा था। ईंट चुराने वालों ने इसे बुरी तरह से नष्ट कर दिया था। 1875 में भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के पहले जनरल अलेक्जेंडर कनिंघम थे। अलेक्जेंडर कनिंघम को भारतीय पुरातत्व का जनक कहा जाता है। उन्होंने लिखा था कि प्राचीन स्थल हड़प्पा से लाई गई ईंटों की मात्रा लगभग 100 मील लंबी लाहौर तथा मुल्तान के बीच रेल पटरी के लिए ईंटें बिछाने के लिए पर्याप्त थी। इस प्रकार इस स्थल की कई प्राचीन संरचनाएं नष्ट कर दी गई। इसके विपरीत मोहनजोदड़ो आज भी संरक्षित है। सामाजिक भिन्नताओं का अवलोकन। शवाधान। पुरातत्वविद किसी संस्कृति विशेष में रहने वाले लोगों के बीच सामाजिक तथा आर्थिक भिन्नताओं को जानने के लिए कई विधियों का प्रयोग करते हैं। इन्हीं विधियों में से एक शवाधानों का अध्ययन है। मिस्र के विशाल पिरामिडों में से कई पिरामिड राजकीय शवाधान थे, जहां बहुत बड़ी मात्रा में धन संपत्ति दफनाई गई थी। हड़प्पा स्थलों से मिले शवाधानों में आमतौर पर मृत व्यक्तियों को गर्तों में दफनाया गया था। कभी-कभी शवाधान के गर्त की बनावट एक दूसरे से भिन्न होती थी। कुछ स्थानों पर गर्त की सतहों पर ईंटों की चिनाई की जाती थी। कुछ कब्रों में मृत भांड तथा आभूषण मिले हैं। ऐसी मान्यता थी कि इन वस्तुओं का मृत्यु उपरांत प्रयोग किया जा सकता था। पुरुषों और महिलाओं दोनों के शवाधानों से आभूषण मिले हैं।
1980 के दशक के मध्य में हड़प्पा के कब्रिस्तान में हुए उत्खननों में एक पुरुष की खोपड़ी के समीप शंख के 3 छल्लों, जेस्पर नामक रत्न के मनके तथा सैकड़ों की संख्या में सूक्ष्म मणकों से बना एक आभूषण मिला था। कहीं कहीं पर मृतकों को तांबे के दर्पणों के साथ दफनाया गया था। परंतु कुल मिलाकर के ऐसा लगता है कि हड़प्पा सभ्यता के निवासियों का मृतकों के साथ बहुमूल्य वस्तुएं दफनाने में विश्वास नहीं था। विलासिता की वस्तुओं की खोज। पुरा वस्तुओं का अध्ययन सामाजिक भिन्नता को पहचानने की एक विधि है। पुरातत्वविद ऐसी पुरा वस्तुओं का अध्ययन कर उन्हें उपयोगी तथा विलास की वस्तुओं में वर्गीकृत करते हैं। पहले वर्ग में दैनिक उपयोग की वस्तुएं सम्मिलित हैं, जिन्हें पत्थर अथवा मिट्टी जैसे सामान्य पदार्थों से आसानी से बनाया जा सकता है। इनमें चक्कियां, मृदभान, सुइयां, झावा आदि शामिल हैं। ये वस्तुएं सामान्य रूप से बस्तियों में सभी जगह पाई गई हैं। पुरातत्वविद उन वस्तुओं को कीमती मानते हैं जो दुर्लभ अथवा महंगी हो तथा स्थानीय स्तर पर अनुपलब्ध पदार्थों से अथवा जटिल तकनीकों से बनी हो। फयांस घिसी हुई रेत तथा रंग और चिपचिपे पदार्थ के मिश्रण को पकाकर बनाया गया पदार्थ है। फयांस के छोटे पात्र कीमती माने जाते थे क्योंकि इन्हें बनाना कठिन था। महंगे पदार्थों से बनी दुर्लभ वस्तुएं मोहनजोदड़ो और हड़प्पा जैसी बड़ी बस्तियों में मिलती हैं, जबकि छोटी बस्तियों में ये बहुत कम ही मिली हैं। फयांस से बने लघु पात्र सुगंधित द्रव्यों के पात्रों के रूप में प्रयुक्त होते थे। फयांस के बने लघु पात्र अधिकांशतः मोहनजोदड़ो और हड़प्पा से मिले हैं, लेकिन कालीबंगन जैसी छोटी बस्तियों में बिल्कुल नहीं मिले हैं। उस समय सोना दुर्लभ तथा कीमती था। हड़प्पा स्थलों से मिले सभी स्वर्ण आभूषण संचयों से प्राप्त हुए थे। संचय शब्द पात्रों व घड़ों में रखी गई वस्तुओं के लिए प्रयुक्त किया जाता है। संचय की वस्तुएं आभूषणों की अथवा धातु कर्मियों द्वारा पुनः प्रयोग के लिए संभाल कर रखी गई धातुओं की हो सकती थी। यदि किसी कारणवश उनके स्वामियों ने इन्हें पुनः प्राप्त नहीं किया तो ये तब तक अपने स्थान पर ही रहते हैं जब तक कोई पुरातत्वविद इन्हें खोज नहीं निकालता है। इस अध्याय में हमने मोहनजोदड़ो का परिचय, नालों का निर्माण, गृह स्थापत्य, दुर्ग, हड़प्पा की दुर्दशा, सामाजिक भिन्नताओं का अध्ययन, शवाधान, विलासिता की वस्तुओं की खोज इत्यादि बिंदुओं के बारे में जानकारी प्राप्त की। आगे की जानकारी प्राप्त करने के लिए इसी अध्याय के पार्ट 3 को देखना न भूलें। धन्यवाद।